नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने अब से कुछ देर पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदया को सौंप दिया है और उन्होंने व्यवस्था होने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहने की बात कही है। अब हम चर्चा करते हैं कि सरकार कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। कहने को तो एनडीए और इंडिया दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त नंबर है, वो कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त नंबर है। अगर नंबर्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 नंबर है, यानी उनके 240 सांसद चुने गए हैं। सरकार बनाने के लिए 272 लोगों की आवश्यकता है, 272 सांसदों की आवश्यकता होती है। और अगर एनडीए की बात कर लेते हैं तो इनके पास 291 है, 291, 272 चाहिए। तो सरकार बनने के चांसेस सबसे अधिक किसी के हैं तो वह है एनडीए के। भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा दल है, इसलिए स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति महोदया उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगी। अब पहली बार यह होने जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा की नहीं। सरकार वैसे कहने तो 2014 में भी एनडीए की थी, 2019 में भी एनडीए की थी, लेकिन वो सिर्फ नाम की थी। इस बार काम की एनडीए की सरकार बनेगी। दो दो बैसाखियां लगी होंगी, एक तरफ टीडीपी होगा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की पार्टी होगी। तो इस तरह अब ये सरकार बनेगी, क्योंकि उस समय भाजपा के पास स्वयं के 303 थे 2019 में, और इस बार उनके पास 240 हैं। अब होगा क्या? आरजेडी प्रमुख नीतीश कुमार तथा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अपनी बैसाखियों का सहारा देकर एनडीए की सरकार बनाएंगे, इस बात की बहुत कुछ संभावनाएं हैं। अब सवाल यह है कि ये दोनों नेता कितने स्टेबल हैं, कितना अस्थायित्व है इनके अंदर, ये देखना होगा, और कब तक साथ रहेंगे ये भी समझना होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी कार्यप्रणाली जो है वो किसी को झेलने की नहीं है, तो क्या इन दोनों को झेल पाएंगे? बहुत ही बड़ा प्रश्न है। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का काल जो पूरा किया उसमें भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। उन्होंने 2 टर्म प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरा किया और उसमें भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, यानी जो हमारी मर्जी में है हम वो करेंगे, हम जो कह रहे हैं वही नियम है, वही कानून है। अब ये समस्या आ रही है कि ये सरकार कैसे चलेगी, वो ऐसा कैसे कर पाएंगे। आखिर सवाल, वैसे सवाल सिर्फ खाली कर पाने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या वे भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे, ये भी सवाल है, जो अभी अंदर खाने चल रहा, बाहर नहीं। बाहर तो ये प्रकाश में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन पा रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने खिचड़ी पक रही है उसमें शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी को चुनौती दी जा रही है उन्हीं के लोगों द्वारा, उनके व्यक्तित्व पर उंगली उठाई जा रही, उनकी कार्यप्रणाली और कार्य क्षमता पर उंगली उठाई जा रही। आप जानते हैं कि जब लड़का इम्तिहान में फेल होता है तो तमाम कमियां निकाल दी जाती हैं, और जब पास हो जाता है उसने चाहे नकल क्यों न की हो तो उसके सारे गुण आ जाते हैं। तो इस समय है हो क्या रहा है कि उनकी पर्सनालिटी को पर उंगली उठाई जा रही है और बताया जा रहा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज जो लोग प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रहे हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत जैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता वाले देश में यह कोई कम बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं या उनके पास सबसे अधिक नंबर है। यह अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने वो 2 बार लगातार सत्ता में रहे और तीसरी बार सत्ता प्राप्त करने जा रहे हैं, इस बात की संभावनाएं हैं। आरोप लगाने वाले चाहे जितने आरोप लगाएं,
चाहे जितने उनके नाम के साथ एडजेक्टिव जोड़ दें, लेकिन ये सर्वविदित है कि आज भी वो भारत में नंबर 1 नेता है। आज भी वो उनकी मास अपील है, उनके वोटर्स पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। वो एक शानदार ओरेटर भी हैं, जिसके चलते लोग स्वतः उनकी ओर खिंचते चले आते हैं। वैसे भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि गुजरात लॉबी लग चुकी है, लेकिन खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ अभी नहीं होगी। समय आने पर नंबर खरीदे जाएंगे। अभी किसी तरह झुककर सरकार बनानी है, फिर जब एक बार बन जाएगी तो 5 साल तक चलना निश्चित है। पीवी नरसिंह राव जी का जमाना आपको याद है ना, किस तरह उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली थी और पूरा 5 साल चली थी। ये बात अलग है कि उस पर मुकदमा चला था, ये हुआ, दुनिया भर का हुआ, वो सब आप जानते हैं। लेकिन यहां क्या है, यहां मोदी जी सरकार चलाएंगे, कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है, और अगर दिक्कत है भी तो अमित शाह जी है ना। दूसरी तरफ मुंबई लॉबी भी सक्रिय हो गई है। यह भी अपने आप में एक अचरज की बात है। एक तरफ गुजरात लॉबी सक्रिय है, जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, दूसरी तरफ मुंबई लॉबी भी सक्रिय हो गई है। पैसे का न गुजरात में कमी है और न मुंबई में कमी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 26,000 करोड़ रुपया निकाला जा चुका है, बाजार से उठाया जा चुका है। जो शेयर की मार्केट चलती है, उससे 26,000 करोड़ रुपए उठाए जा चुके हैं, जो कहां इस्तेमाल होंगे गॉड नोज, तो पता नहीं है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मुंबई लॉबी भी सक्रिय हो गई, लेकिन वो पीएम का फेस चेंज करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब यह एक बड़ा संकट है कि प्रधानमंत्री फिर बनेगा कौन, ये एक अलग टाइप का संकट खड़ा हो गया है। वैसे प्रधानमंत्री जी आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तभी तो उन्होंने कल अपने स्वागत भाषण में, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुआ था, उन्होंने कहा था कि एनडीए के इस कार्यकाल में देश कई बड़े और उत्तम फैसलों का न्याय अध्याय लिखेगा, यानी तमाम लोगों के साथ न्याय होगा। अब न्याय में कितना न्याय होगा, कितना अन्याय होगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक नया अध्याय लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके पास रुकने और थमने का समय बिल्कुल नहीं है, न वो रुक सकते हैं न थम सकते हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब बैसाखी पर टिकी हुई ये सरकार किस तरह भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसकावेगी, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई भ्रष्टाचारी तो आपके यहां भी हैं, वो कहां दूध के धुले हैं। तो उन पर अब तक भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आगे क्या एक्शन लेंगे तो आप ही अच्छा बेहतर जान सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिन्हें मोदी की गारंटी पर पूरा विश्वास था। अब इस बहुमत से दूर खड़ी सरकार कितनी गारंटी दे पाएगी, कितनी गारंटी निभा पाएगी, कितनों को गारंटी दे पाएगी, कहा नहीं जा सकता। जब कहा नहीं जा सकता तो फिर किया क्या जा सकता है। खैर, अब सरकार बनने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे आगे होता क्या है। इसी श्रृंखला को, इसी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सहयोगी अरविंद मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं कि आए और वो बताएं कि सरकार कैसे बन रही है, कौन बना रहा है, नंबर्स कहां से आएंगे, कैसे पूरे होंगे, क्या होगा और कब तक 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आइए अरविंद जी। जी अरविंद जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आपके पास भी बहुत बड़ा इतिहास का ज्ञान है, राजनीतिक इतिहास का। आपकी दृष्टि में सरकार किसकी बन रही है और कब तक बन जाएगी सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, आपने मुझे इसमें भाग लेने में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। कब से एक चर्चा देश में फैली हुई है, जब से
कल से ये रिजल्ट आया है, जी इंडिया हो या एनडीए हो, जी दोनों को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। हाँ और जनादेश जनता ने जो दिया वो आप सबके सामने है। बिल्कुल एनडीए को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, जी उनके पूरे गठबंधन को 290 के करीब पहुंची है। जी इसी तरह इंडिया को उनका आंकड़ा भी इनसे काफी कम है। काफी कम है। जी लेकिन ये अवसर कोई नहीं खोना चाहता इस समय कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार बनाने के सब लालायित है। जी जी लेकिन प्रश्न ये भी उठता है, राष्ट्रपति किसको बुलाता है? जी जिसके पास सबसे बड़ा दल होगा, जिसकी संख्या होती है, जी उसको राष्ट्रपति बुलाता है। जी जी अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके पास 290 की संख्या है। लेकिन यह भी सही है कि जो घटक दल है जी उसपे कितने लोग कितने हैं, चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार जी का जो जिक्र किया गया, जी इनका भी इतिहास रहा है, वो किसी छिपा नहीं है। सरकार चलाने में कितनी भूमिका अदा करेंगे, क्या क्या स्थितियां आएंगी, और एनडीए भी यही चाहता है कि हमारे खेमे में ये लोग आ जाए। बिल्कुल लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सरकार बनती है हम्म और प्रधानमंत्री का एक पद ऐसा होता है, ये भी आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, जी वहां पे राष्ट्र प्रशासन हो नहीं सकता है। नहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई न कोई रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जैसा कि अभी चर्चा में आपने बताया कि राष्ट्रपति जी के यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा सौंप दिया जी और माननीय राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया, और सरकार भी 2 दिन के अंदर बन जानी चाहिए। हम्म अब संख्या बल के आधार पर गणित के हिसाब से दोनों दल अपनी अपनी स्थितियां गोटे बिछाने में लगे हुए हैं। आज शाम को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी भाग लेने जा रहे हैं उसपे, और एनडीए की बैठक हो रही है। 4 बजे इंडिया की है और 6 बजे इंडिया की है। जी और जैसा कि सूचना मिली है, नीतीश कुमार जी भी दिल्ली आ चुके हैं, और ये भी चर्चा बहुत जोरों से अभी आप और ये भी इत्तेफाक है कि एक ही फ्लाइट से आ रहे थे, जिसमें आगे की सीट पे नीतीश कुमार जी हैं और पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव जी। इंडिगो के विमान में आगे नीतीश कुमार जी बैठे थे और पीछे बैठे थे तेजस्वी यादव। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप दोनों लोग एक ही प्लेन से एक ही साथ आ रहे हैं, अलग अलग उससे हैं आप, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने वहां पर जवाब दिया कि एक संयोग है कि हम दोनों लोग एक ही विमान में दिल्ली जा रहे हैं। हाँ और आचार संहिता लगी नहीं, मेरे पास तो स्टेटमेंट होता है, मुझसे जाता। बिल्कुल। अब नहीं बात, खैर तो अलग बात हो गई। अब सरकार गठन की बात आ रही। सरकार कैसे बनेगी? हमारी समझ में, मेरी गणित के हिसाब से तो जो लग रही स्थिति बन रही है, अभी आप लोग कहोगे, बहुत लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। अभी हमने 2 दिन पहले पर चर्चा में, चाहे अपने किसी उसमें, हमने एक बात कही थी कि माननीय नीतीश कुमार जी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। जी उस समय भी बहुत लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज किया जी। लेकिन मेरी बात की सहमति नहीं होते उस दिन, क्योंकि कल जब रिजल्ट आया 2 बजे के बाद से नीतीश कुमार जी फिर चर्चा में आ गए। तब बहुत लोगों ने मेरे पास फोन किया, बहुत से लोगों ने, कि अरे आप जो कह रहे थे वही सही निकला। मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, डंके चोट पे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब ये आप सवाल करेंगे कैसे होंगे? नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री इस तरह होंगे, हो सकता है कि हमारी गणित फेल हो जाए, या हमारी असेसमेंट सही गलत हो, या हमारा विचार गलत हो, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेंगे ये एक प्रश्न है। वो मेरा प्रश्न, ये उत्तर मैं दे रहा हूँ उस तरीके से जो हमने अपने कल से मैंने अपना आकलन किया, मेरी राजनीतिक जो समीक्षा, हमने अपनी जानकारी किया, उस आधार पर ये मैं पाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है। ठीक है, वो अब की बार एक ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि किसी रूप से कि हम सरकार भी चलाएंगे और कार्य भी करेंगे, लेकिन गोली चलाएंगे लेकिन दूसरे कंधे बंदूक रख के। अच्छा, ये बात। और नीतीश कुमार जी को ना हम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और पूरा कार्यकाल भी पूरा कराएंगे। जो डिसीजन फैसले लेने होंगे वो हम लेंगे। ठीक है, नीतीश कुमार जी केवल प्रधानमंत्री रहेंगे, दस्तखत उनके होंगे। जिस तरीके से यूपीए की सरकार बनी थी पहली बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने,
लेकिन पूरी चाबी सोनिया गांधी के पास थी। हाँ। जैसा चाहती थी वैसे चलाती थी। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक किया, कल जब भारतीय जनता पार्टी का संबोधन कर रहे थे, तो उसमें अपने संबोधन में बात कही भी उन्होंने हाँ। कि मुझे कुछ कड़े फैसले भी लेने हैं हमको, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, जो भ्रष्टाचारियों हो उस पर भी हमको अंकुश लगाना है, हमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो उनकी जो कहने का ढंग था, उनकी सोचने की क्षमता थी जी। वो यही थी कि मैं सरकार बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा इसका खुलासा समय में किया जाएगा। ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार जी अगर प्रधानमंत्री हो जाते हैं, हाँ। तो उन्हीं से मैं फैसले करवाऊंगा, और अगर फैसला नहीं करते हैं तो मेरा समर्थन तो मेरा रहेगा ही। हाँ। और मेरे दबाव पे रहेंगे वो। ठीक है। और अगर मैं सरकार बनाऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी होते हैं, तो नीतीश को हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जो समय पर हमारे कार्य पे बाधा डालते रहेंगे, हम कार्य नहीं करने देंगे। ठीक है। तो मुझे इन लोगों को सरकार बना करके जनता में संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि हम 5 साल के भीतर चुनाव नहीं करवाएंगे, चुनाव 5 साल के बाद ही होगा, सरकार पूरी चलेगी, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर ऐसा अवसर गवाते हैं, तो ये गांव में कहावत है, कद्दू मेज पे रखा हुआ है, चक्कू सामने टंगा हुआ है, कद्दू कटना है, चाहे इससे कटे चाहे इससे कटे। अगर ये मौका तो इंडिया वाले भी इनको गोच लेंगे, इंडिया वाले भी दांव में लगे हुए हैं, दोनों लोगों के गोचने पे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनकी अपनी राजनीति का और उनकी अपनी पार्टी का फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से के जो आपका तरीका है उनके काम करने, या भली भांति जाते हो, मायावती जी की पार्टी समाप्त हो चुकी है, अभी आपने चुनाव देख लिया। राजनीति में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं, कुछ लोग वर्तमान चिंता करते हैं राजनीति में जी। और राजनीति में कुछ परमानेंट नहीं होती है, कुछ तत्कालिक लाभ के लिए करते हैं। आपको याद होगा 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उसमें गृह मंत्री माननीय चरण सिंह जी थे। इंदिरा जी ने वही कार्य किया और चरण सिंह को तत्कालिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री बनवा दिया। हालांकि सरकार नहीं चल पाई, नहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में चुनाव भी हुआ, एक दिन लोकसभा के अंदर नहीं गए वो, लेकिन वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए। सही। लेकिन सरकार नहीं बन पाई, चल पाई, और उसके बाद चरण सिंह दोबारा कुछ हो नहीं पाए, खत्म हो गया उनका अस्तित्व, खत्म हो गया। उसी तरीके से नीतीश कुमार जी भी भली बात जानते हैं कि मेरी आयु, मेरी उम्र भी ये हो चुकी है, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा बिल्कुल भविष्य के लिए, बिल्कुल ठीक, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाएगा। कल क्या होगा किसने देखा है? आज वर्तमान स्थिति में चाहते मुझे इंडिया बनावे चाहे इंडिया बनावे हमको, हम प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लालायित है। और नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि अगर हमको कड़े फैसले लेने होंगे तो हमको इनसे दिलाना होगा फैसले, हम फैसले नहीं ले पाएंगे आपकी बार। अगर हमको मौका मिलता है, अगर हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हम कोई फैसला कड़ा नहीं ले पाएंगे, ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास। कोई नहीं, आपने जिस ढंग से इस बात को बताया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आपके मुंह में घी शक्कर। देखते हैं कल क्या होता है। नमस्कार।